राजीव, आज सबसे पहले जरा जो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो सियासी चक्रव्यूह रचा गया है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें गर्मी, सर्दी, चर्बी, खून, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और साथ ही अब तो जिन्ना औरंगजेब पाकिस्तान की भी बात हो रही है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं आपसे आज राजीव। देखिए विपनेश, आज हम लोग 3 फरवरी को बात कर रहे हैं और ठीक आज के ही दिन मतलब अगले बृहस्पतिवार को पहले चरण की 58 सीटों पर 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान हो जाएगा और 1 हफ्ते बचे और अगर वैसे आप देखें तो 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए पहले चरण का। और ये पहला चरण, हम लोग रोज इस पर बात करते हैं, ये पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले 2 चरण में जहां मतदान हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें हैं, झोली भर भर के जिसको कहा जाता है सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा को दी हैं। अब बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जमीन खिसकने नहीं देना चाहती है और जिस टर्फ पर, जिस पिच पर, जिस विकेट पर उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है, ठीक उसी पैटर्न पर आप देखिए, गृह मंत्री की भाषा देखिए, मुख्यमंत्री की भाषा देखिए और मुद्दे देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी से वो नारा एक लगा रहे हैं अखिलेश और जयंत कि जिन्ना नहीं इस बार गन्ना चलेगा, तो वो बीजेपी के लोग जिन्ना चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, तालिबान की क्रूरता को बताना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे को याद कराना चाहते हैं, कैराना के पलायन, नाहिद हसन का मुद्दा उठाना चाहते हैं, बार बार उसी के आसपास ले आते हैं। और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी चाहते नहीं है कि इस पर चर्चा हो, वो बिल्कुल बचना चाहते हैं 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से, वो बिल्कुल बचना चाहते हैं कैराना के पलायन से, वो नाहिद हसन से, वो गन्ने पर, किसान आंदोलन पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर, जाट मुस्लिम एकता पर, वो ये उनकी पिच है, ये उस पर खेलना चाहते हैं। वो 3 बार जिस वजह से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार चुके हैं, वो कतई नहीं चाहते कि इस बार भी उस तरीके का चुनाव हो। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से इस तरीके से, अगर आप देखें पहले भी 2012 का चुनाव भी देखें, 17 का अगर आप चुनाव देखें तो इस तरह ऐसे ही इन्हीं क्षेत्रों में चुनाव शुरुआत हुआ था और इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता गया था जैसा इस बार होता जा रहा है। तो ये जो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर का इलाका है, ये जो यहाँ पर सहारनपुर को छोड़कर, सहारनपुर दूसरे चरण में है, तो ये पूरा इलाका जाटलैंड के तौर पर होता है और चूंकि पूरा का पूरा स्टेक पहले और दूसरे चरण में जयंत चौधरी का है और जयंत चौधरी जाट मुस्लिम गठजोड़ को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चौधरी अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि यहीं पर उसे मारना है, यहीं पर उसको क्रैक करना है और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उनके प्रिय मुद्दे। मूल बात यह है कि हमने चर्चा कल भी की थी, हम चर्चा रोज करते हैं। मूल बात यह है कि महंगाई, मूल बात यह है कि रोजगार, मूल बात यह है कि किसान, मूल बात यह है कि नौजवान, मूल बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इस पर अब बातें होना बंद हो गई। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो ये सारे एक्सप्रेसवेज के मुद्दे, ये सब चीजें कही तो जाती है बातें, लेकिन बस वो शोकेस करने के लिए। मूल बात यह है कि अपने अपने मुद्दों पर ये दोनों पक्ष चल रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक रियलिटी और है जिसको हम कई बार बातचीत में और बहस में इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि बीएसपी की ताकत और बीएसपी ने जिस तरह के उम्मीदवार इन सीटों पर खड़ा किए हैं वो सपा और आरएलडी के लिए काफी सिरदर्द कहीं कहीं हो सकता है। चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मायावती इस इलाके में बहुत मजबूत नेता रही हैं। एक समय था कि मेरठ की जो सीटें हैं वो ज्यादातर मायावती जीत जाया करती थी। मेरठ के सांसद का चुनाव भी उन्होंने जीता था, उनकी पार्टी ने जीता था। तो इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये बात ठीक है कि पिछले चुनाव की तरह बहुजन समाज पार्टी या उनकी अध्यक्षा सुश्री मायावती उस तरीके से बहुत हमलावर, उस तरीके से बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी को जो 20% के आसपास है, हम कई बार इस चुनाव में इग्नोर कर जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं खेला मायावती भी कर सकती हैं। लग रहा है बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि खेला कर सकती हैं मायावती, बिल्कुल, और बिल्कुल साइलेंट तरीके से चल रही हैं।
मैं आती हूँ राजीव, जरा आपका मुझे रुक करना होगा। राजीव, मेन पिच पर ये पार्टियां क्यों नहीं डटना चाहती हैं, क्यों अलग हो रही हैं, क्यों वहां उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वोटर है, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है बयानों के जरिए? देखिए विपनेश, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आनंद पांडे हैं, उन्होंने जितने भी नाम लिए वो सारे मुसलमानों के नाम लिए। मुख्यमंत्री आनंद दुबे, उन्होंने जितने भी नाम लिए, जितने भी बयान आपको सुनाए, सारे मुसलमानों के थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद जो पहला बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का। मुझे ये समझ नहीं आता, जब आप क्लियर कट इतनी बातें कहते हैं तो आपको सीधे कहना चाहिए कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान का है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू बनाम मुसलमान का नारा है, हमें हिंदू बनाम मुसलमान में वोट चाहिए। लेकिन ये कहने से बचते हैं, तब ये राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, तब ये आतंकवाद का नाम लेते हैं, तब ये हिंसा का नाम लेते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि चाहे कितने भी दागी लोग हों, चाहे नाहिद हसन ने कुछ भी कहा, उन पे मुकदमे हों, लेकिन नाहिद हसन को उनको टिकट देना मजबूरी है, क्योंकि उनको वो सीट चाहिए नाहिद हसन से। नाहिद हसन बड़ा मुद्दा नहीं है, एक विधानसभा का उम्मीदवार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन नहीं, नाहिद हसन को वो देते हैं क्योंकि उनको जीत हासिल करनी है। उन्हें वो खुल के ये नहीं कहते कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वो दूसरी बातें कह करके उसका एक लिफाफे में ढक करके बातें करते हैं। दरअसल इस देश में जाति पात और हिंदू मुसलमान दो तरह से चुनाव होते हैं। हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी का, ये अपने सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने 2014-17 में की, अदर बैकवर्ड क्लास, यहाँ 50% से ज्यादा वोट है, उसको एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किया। सोशल इंजीनियरिंग के साथ हिंदुत्व का तड़का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये ऐसा कॉकटेल बना कि सारे विरोधी एकदम पस्त हो गए। अब 3 बार हार मिलने के बाद अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग, छोटे छोटे दल, छोटी छोटी जातियां, उनके साथ मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं और उसके साथ वो अपने विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस कॉम्बिनेशन को तोड़ना भी चाहती है और हिंदुत्व का उसमें तड़का भी लगाना चाहती है। देखिए, कुल बात यह है, अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को कहूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको दूरदर्शी नेता मानता हूं। 2001 में उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में राजनीति को जाति के आधार पर चलाने की बहुत कोशिश की जाएगी तो धर्म की राजनीति उसे पछाड़ देगी, जाति की राजनीति को धर्म की राजनीति पछाड़ देगी, और ये दोनों तरह की राजनीति देश के लिए एक कीड़े की तरह है और इसके घुन की तरह देश के सामाजिक ताने बाने को खा जाएगी। अब इस देश में 20% मुसलमान हैं, आप उनका क्या करेंगे? आपको सारी योजनाओं में, सारी चीजों में 20% मुसलमानों का क्या करेंगे? दुनिया के किसी मुल्क में जितने मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर हैं, लेकिन आप चुनाव के समय आप सिर्फ 4.5 पौने साल 5 साल तक आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप सीधे सीधे डिमार्केट करते हैं, आप सीधे सीधे 80-20 की बात कहने लगते हैं, आप दिवाली और रमजान की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दूसरा पक्ष भी कहीं कम नहीं है। जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितने बयान बताए वो सब है, वो सब सही है, सारे लोगों ने वो बातें कही हैं और वो सारे लोग मुसलमान हैं, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी पर चुनाव 2022 में हम 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम चुनाव पीछे के दिनों से भी खराब मुद्दों पर लड़ते चले जा रहे हैं? अभी बीटिंग द रिट्रीट में आपने सुना, जब खत्म हो रहा था, पूरे देश ने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो तब आप उसको नहीं कहते, अरे ये देश गुलदस्ता, इसको बनाए रखने की जरूरत है, चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये बहुत नैतिकता की बातें हैं। जब चुनाव में, प्यार में, जंग में ये नहीं देखा जाता कि आप कैसे जीत रहे हैं, दरअसल आपको जीतना ही होता है। तो इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। होना तो ये चाहिए था, मैं बार बार कहता हूं, 1 साल तक पूरे देश और दुनिया की
दुनिया में क्या चर्चा हुई? किसान आंदोलन की चर्चा हुई, कृषि कानून की चर्चा हुई। सरकार और बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि आड़तियों का आंदोलन है, ये मुट्ठी भर किसानों का है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेते हुए कहा था कि हम कुछ लोग को समझा नहीं पाए। चुनाव तो इस पर होना चाहिए था, कृषि कानून को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थे। जो लोग कृषि कानून के विरोध में थे उनको विरोध की बात करनी चाहिए थी। प्लेटफॉर्म पर इस देश कृषि कानून आया, 1 साल तक विरोध हुआ, चर्चा हुई और कृषि कानून वापस हो गया। देश के 90% से ज्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि कृषि कानून में अच्छा क्या था और बुरा क्या था, समर्थन क्यों था और विरोध क्या था। इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। मुद्दा तो यह होना चाहिए था कि हमारे जो बच्चे 19-20 साल के थे वो 22 साल के हो गए, जो 23 साल के थे वो 26 साल के हो गए। बहुत सारी नौकरियों की उम्र खत्म हो गई। एक भी राजनीतिक दल ये बात नहीं कर, जो 3 साल पहले 21 साल का लड़का था उसे 2 मौका हम और देंगे। कोरोना ने उनके रोजगार पर संकट किया, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। ये सारे राजनीतिक दलों को सूट नहीं करता। ये गर्मी निकाल दो, ये चर्बी निकाल दो। मैंने कल भी कहा था अगर चौराहे पे इसी शब्द का प्रयोग मैं कर दूं तो शायद मेरे पर मुकदमा दर्ज हो जाए। तो बड़े लोग हैं, इनकी कहानी लिखो, हमारा खून खून नहीं पानी लिखो। राजीव, आपने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।